हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th एंड 12th ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है 9th एंड 10th ऑफ सितंबर को G20 की जो मीटिंग है, फाइनल मीटिंग, वो कंक्लूड हुई है दिल्ली में, भारत मंडपम में। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, आज हम उनको देखेंगे और एडिशनल कुछ और न्यूज़ को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन और क्वेश्चन ऑफ द डे है। 2 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम से करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का पूरा वीडियो, मतलब लगभग 80% जो वीडियो है वो बेस्ड है G20 पे, तो काफ़ी कुछ नया आपको G20 के बारे में सीखना मिलेगा। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर, ये आपका टास्क है, मैं यहाँ पर आपको याद नहीं कराने वाली हूँ, आपको खुद से याद करना है। वो ये है कि ये जो 9th और 10th सितंबर को G20 समिट हुआ है, तो हमारे जो यूरोपियन यूनियन प्लस 19 मेंबर कंट्री और आपका अफ्रीकन यूनियन, ये सभी यहाँ पे G20 या G21 के पार्ट हो गए। तो यहाँ पे जो 19 मेंबर कंट्री G20 की शामिल हुई और इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके जो भी प्रेसिडेंट हैं या फिर जो कंट्री के हेड हैं, आपको उनके नाम पता होने चाहिए। जैसे कि ये जॉर्जिया मेलोनी काफ़ी न्यूज़ में थी, है, इटली से बिलोंग करती हैं, इटली की प्राइम मिनिस्टर है। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन एब्सेंट थे, तो ये आए नहीं हमारी मीटिंग में। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन है वो आपको पता होने चाहिए। तो आपको ये पोस्टर जो है, जितने सारे नाम हैं आपको याद करने हैं, ठीक है। आइए हम डायरेक्टली बात करेंगे अपनी मीटिंग से। तो रिसेंटली 18th नंबर की G20 समिट कंक्लूड हुई है। G20 बेसिकली 20 मेंबर, 19 मेंबर कंट्री और यूरोपियन यूनियन का एक संगठन है जिसका फॉर्मेशन 1999 में किया गया था, ठीक है। लेकिन 1999 से इनकी मीटिंग नहीं हो रही है। इनकी जो मीटिंग हो रही है वो 2008 से, तो इनकी जो समिट हो रही है वो 2008 से हो रही है। बेसिकली इन मीटिंग्स का क्या मकसद है, क्योंकि इस साल 18th नंबर की मीटिंग हुई है G20 की और प्रेसिडेंसी किसके पास थी, तो इंडिया के पास थी, ठीक है। तो क्या एम है, क्यों मीटिंग होती है, तो बेसिकली हमारे वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है, पॉपुलेशन जहाँ की ज़्यादा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं और डेवलप्ड नेशन इसमें इंक्लूड है। तो इनका मकसद बेसिकली जो ग्लोबल इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करना होता है, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बेसिकली ये लोग ये भी देखते हैं कि जो 17 SDG हैं उनको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से काम करना है। तो इसलिए कुछ मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग होती हैं। अब मेंबर कंट्रीज देख लेते, तो अब 21 मेंबर हो गए हैं, जिसमें 19 आपकी मेंबर कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल है। अफ्रीकन यूनियन में आपको 55 कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। थीम क्या थी, तो थीम थी वसुदेव कुटुंबिकम, जिसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, अफ्रीकन यूनियन है। एजेंडा क्या था, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। एजेंडा क्या था, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, यहाँ पर एजेंडा था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बात करनी है, 2 नए ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च हुए हैं G20 समिट में। कौन कौन से हैं, पहला है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और सेकेंड नंबर पे है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि काउंटर करने के लिए बनाया गया है BRI को। हम इसको देखेंगे। यहाँ पर पार्टिसिपेंट कंट्रीज आप देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली और USA है, ठीक है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भी काफ़ी सारे मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इस अलायंस में शामिल है, उनको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वर कंट्री कौन है, वो सब हम चीज़ें देखेंगे। तो इन जनरल पहले तो लिखा है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है वो इंडिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, इटली, साउथ अफ्रीका, USA, बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस एंड UAE इसमें शामिल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको
पता होना चाहिए कि इस साल का जो G20 समिट है वो अभी तक के जितने भी समिट हुए हैं उन सब में सबसे सक्सेसफुल समिट बताया जा रहा है G20 समिट। क्योंकि जब इंडोनेशिया, इसके पहले मतलब 2022 में अगर हम बात करें तो 2022 में जो G20 की मीटिंग हुई थी वो इंडोनेशिया में हुई थी, राइट। अब इंडोनेशिया में उन्होंने मुद्दा उठाया था किसका, यूक्रेन और रशिया वॉर का। तो जब कोई भी कंट्री समिट को ऑर्गेनाइज करती है तो जब समिट का लास्ट डे होता है तो उनको एक डिक्लेरेशन देना होता है कि हमने ये चीज़ें की हैं, ये डॉक्यूमेंट पेश किए हैं और इन चीज़ों पे सहमति हुई है। इस तरीके से पूरा एक डिक्लेरेशन सामने आता है। तो वैसे ही हमारी जब G20 की मीटिंग कंक्लूड हुई तो हम लेकर आए दिल्ली डिक्लेरेशन, क्योंकि हमारी मीटिंग दिल्ली में हो रही थी। इंडोनेशिया के समय बाली डिक्लेरेशन आया था, एटसेट्रा, ऐसे ही काम चलता है। लेकिन वहां पे उन्होंने पूरा जो मुद्दा उनका फोकस था वो किस में था, यूक्रेन और रशिया वॉर पे था। और रशिया भी G20 का मेंबर है, चाइना भी G20 का मेंबर है। तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उन पे वो सहमति नहीं दिखाते, तो इस तरीके का कोई डिक्लेरेशन आ नहीं पाता। लेकिन भारत ने बोला बाली तो बाली है, वो पास्ट हो गया। हम हमेशा हर एक समिट में यूक्रेन और रशिया के मैटर पे ही तो डिस्कशन नहीं कर सकते। 500 डेज हो चुके इन दोनों के बीच में लड़ाई चलते हुए। हो सकता 10 साल और चले, 15 साल और चले, कोई नहीं जानता कि क्या होगा। तो हम हर एक मीटिंग में एक ही मुद्दा उठा के थोड़ी ना डिस्कशन करते रहेंगे। तो बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बहुत ही कम ड्यूरेशन का यहाँ पर डिस्कशन हुआ था यूक्रेन और रशिया बैटल का। लेकिन इसके अलावा भारत ने बाकी सारे जो मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन किया, जैसे कि क्लाइमेट चेंज पे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे, ट्रेड को कैसे बूस्ट करना है, ठीक है, सोलर अलायंस को कैसे इंप्रूव करना है, रिन्यूएबल एनर्जी पे कैसे ध्यान देना है, फर्टिलाइजर के सेक्टर में कैसे ध्यान देना है, नए कॉरिडोर को कैसे बनाना है, एटसेट्रा। ऐसे कई सारे मुद्दों पे यहाँ पे डिस्कशन हुए, हेल्थ के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, स्टार्टअप के रिगार्डिंग, एटसेट्रा। तो यहाँ पर टोटल आप देखेंगे इंडिया ने 112 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है वो पेश किए थे। आउटकम कितना निकला है, 112 डॉक्यूमेंट पे लोगों ने, जो मेंबर कंट्री हैं, उन्होंने यहाँ पर सम्मति दिखाई है और ये फाइनल डिक्लेरेशन यहाँ पर आया है। तो जो भी कंक्लूजन हुआ है अलग अलग मीटिंग्स का, कौन कौन से यहाँ पे आउटकम्स आए हैं, तो इन सब का ही एक डिक्लेरेशन बेसिकली दिल्ली डिक्लेरेशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया का 112 रहा है यहाँ पर जो इन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किए हैं इस समिट में और जिनको पास कराया गया है। जबकि इंडोनेशिया में आप देख सकते हैं केवल 50 था। इटली का जो समिट था 2021 का 65 डॉक्यूमेंट आए थे। जर्मनी में आप देखेंगे केवल 22 डॉक्यूमेंट थे। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पास्ट में जो भी समिट हुए हैं उनके कंपैरिजन में ये जो प्रेसिडेंसी थी, ये जो G20 का समिट था वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल समिट रहा है, ठीक है, इसलिए काफी चर्चा में है। ओके, तो आप देख सकते हैं अबाउट द समिट कि ग्लोबल समिट जो हुआ उसके आउटकम ये है कि 112 आउटकम आए हैं हमारी प्रेसिडेंसी में, इतने डॉक्यूमेंट्स को रखा गया है सामने। इसके अलावा आप प्रीवियस अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो कभी भी इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे गए। इसके अलावा हमने कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी इन्वाइट किया था, क्योंकि जिसके पास प्रेसिडेंसी होती है उसके पास राइट भी होते हैं कि वो किसी भी कंट्री को एज अ गेस्ट कंट्री इन्वाइट कर सकते हैं। तो हमने बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को एज अ गेस्ट कंट्री भी इनवाइट किया था। इन गेस्ट कंट्रीज के अलावा कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो भी हमारे G20 समिट का हिस्सा थे। जैसे अगर आप देखेंगे तो WTO, WHO, ILO, यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, इस तरीके के बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है इन सब के भी जो हेड है वो G20 समिट में शामिल हुए थे। और वेन्यू क्या था, भारत मंडपम था। अब आपको एक और छोटा सा काम करना है, अगली जो स्लाइड है वो भी आपको रट लेनी है। यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा है अपकमिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लीडर्स हमारे G20 समिट पे प्रेजेंट हुए थे। स्पेशली वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा, इनका नाम आपको नहीं भूलना है। WHO के तो आपको पता है, यूनाइटेड नेशन भी आप पता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, क्रिस्टियाना जॉर्जिया, ILO, गिलबर्ट होंगबो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे बॉडीज जो है इनके लीडर्स भी पार्टिसिपेट किए थे। तो स्टार्टिंग वाला जो PPT का स्लाइड था और ये वाला स्लाइड, ये दोनों चीज़ें आपको याद कर लेनी है। आने वाले एग्जाम में स्पेशली जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। करेंसी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जनरली आप बैंकिंग वालों ने ये एग्जाम में क्वेश्चंस देखे होंगे। अब बात कर लेते हैं कि भाई एब्सेंट कौन था। तो एब्सेंट यहाँ पे जो नोटेबल एब्सेंसी थी वो 2 लोगों की थी। एक है चाइना के यहाँ पर प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, वो यहाँ पर शामिल नहीं हुए थे। और
कौन शामिल हुआ था चाइना की तरफ से? तो चाइना के प्रीमियर ली क्वेंग यहाँ पे मीटिंग में शामिल हुए थे। वहीं अगर हम बात करें रशिया, तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे और उनकी जगह पे फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव यहाँ पे शामिल हुए थे। ठीक है ना, सर्जी लेवरोव फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के, वो यहाँ पे शामिल हुए थे। डन इतनी चीजें। अब इस मीटिंग में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम निकल के आया है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, अब ये क्या अलायंस है इसके बारे में बात करते हैं। इसके फाउंडिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो इंडिया, ब्राजील एंड यूएसए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बायोफ्यूल अलायंस जो रिसेंटली G20 समिट में लॉन्च की गई है उसके फाउंडिंग नेशन कौन से हैं, क्योंकि 19 नेशन और कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर हैं, लेकिन फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं तो आपको पता होना चाहिए। इंडिया, ब्राजील एंड यूएसए इसके फाउंडिंग मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और नेशंस हैं जैसे कि अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, यूएई, यूएसए, ये सभी भी इसके मेंबर हैं और ऑब्जर्वर मेंबर है कनाडा एंड सिंगापुर। ठीक है, अब क्या करेगी ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस? तो देखिएगा, अभी हमारे सभी जो नेशन है, जितनी भी G20 कंट्रीज है और दूसरी सारी भी जो कंट्री हैं, उन सबकी जो डिपेंडेंसी है वो किस पे है? फॉसिल फ्यूल पे है, डीजल पे, पेट्रोल पे, इन्हीं चीज़ों पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इंडिया ने बहुत स्ट्रांगली एक पॉइंट उठाया है कि सभी कंट्रीज़ को, चाहे वो डेवलप्ड नेशन हो या डेवलपिंग कंट्री हो, तो इनको ना पेट्रोल में ब्लेंडिंग करना शुरू करनी चाहिए। ब्लेंडिंग मतलब आपको एथेनॉल पेट्रोल में मिलाना चाहिए, उसको हम एथेनॉल ब्लेंडिंग भी कहते हैं। कुछ समय पहले भारत ने E20 फ्यूल भी लॉन्च किया था, याद आया? E20 फ्यूल भी भारत ने लॉन्च किया था। बेसिकली इसमें उन्होंने 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग की थी। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं किया कि आपको 20% ही मिलाना है, नहीं, यहाँ पे देशों पे छोड़ दिया है कि आप लोग डिस्कस करो और फाइनल कंक्लूजन बताओ कि आप पेट्रोल में कितना परसेंट तक एथेनॉल को मिला सकते हो, 5%, 10%, 15, 20, 25 एटसेट्रा। लेकिन इन्होंने प्रपोज जो किया है भारत ने वो 20% ब्लेंडिंग की बात की है। पहली चीज तो ये हो गई। अगली बात, यहाँ पे जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, ये बायोफ्यूल अलायंस जो है वो इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसमें आपको कई सारे गवर्नमेंट का एक ग्रुप मिलेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल है कई सारे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 19 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, 19 कंट्रीज एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बोथ G20 के मेंबर हैं भी और नहीं भी। ये सभी लोग एग्री हैं और इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है बायोफ्यूल अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। इंडिया, ब्राजील और यूएसए जो है वो फाउंडिंग मेंबर है इस अलायंस के। इसका मकसद केवल एक ही है कि फॉसिल फ्यूल जो ट्रेडिशनल हम यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंसी कम करना है और धीरे धीरे करते करते हमको अपने क्लाइमेट चेंज पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम केवल डेवलपमेंट करते जाएं, हमें यहाँ पे क्लाइमेट चेंज पे ध्यान देना है और इसके अलावा यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट को भी हमें रिड्यूस करना है। तो बेसिकली एक एनर्जी ट्रांजिशन करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यहाँ पर बात की जा रही है बायोफ्यूल अलायंस की। इससे कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होंगी। कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? बेसिकली अगर आप बात करें तो इंडिया, यूएसए और ब्राजील, ये तीनों देश मिलके 85% ग्लोबल एथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। पूरे वर्ल्ड का 85% एथेनॉल का प्रोडक्शन, एथेनॉल मतलब C2H5OH के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। एथेनॉल का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? 85% इंडिया, यूएसए और ब्राजील। उसमें भी सबसे आगे अगर देखोगे तो यूएसए की होल्डिंग 55% है, वहीं ब्राजील 27% और इंडिया का 3% होल्डिंग आपको देखने को मिलता है। इंडिया बेसिकली एथेनॉल का जो प्रोडक्शन करता है वो बेसिकली ज़्यादातर डिपेंड किस पे है? शुगर केन पे है। तो शुगर केन के जो फार्मर्स हैं उनको भी यहाँ पे एक ग्रोथ मिलेगी, इकोनॉमिक उनका भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इंडिया A major oil importer is working on building its capacity to produce biofuel. बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने के सेक्टर में काम कर रहा है। बायोफ्यूल भारत में पर्टिकुलरली शुगर केन और एग्रीकल्चर वेस्ट से यहाँ पे डेवलप किया जाता है और कंट्री का ये इनिशिएटिव है कि 20+ मतलब जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल की वो 20% है बाय 2025 और हमारे कंट्री में बायोगैस प्लांट को भी बहुत जल्दी सेटअप किए जाएंगे, मतलब आने वाले समय में और भी प्लांट लगाए जाएंगे। बायोफ्यूल अलायंस भारत का सेकेंड नंबर का मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म या इंटरनेशनल अलायंस है। इसके पहले अगर आपको पता होगा जब COP21 की मीटिंग हुई थी पेरिस में 2015 में, तो भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जारी किया था, इसे लॉन्च किया था।
तो ये जो बायोफ्यूल अलायंस है ये भारत का 2nd नंबर का इंटरनेशनल अलायंस है जिसका इनिशिएटिव भारत ने लिया है और एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है जिसमें कई सारी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। वैसे ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी भारत का ही एक इनिशिएटिव है। ठीक है, अब बायोफ्यूल क्या होते हैं? तो बायोफ्यूल एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है जो कि एग्रीकल्चर वेस्ट से या फिर प्लांट वेस्ट से, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से इसे जनरेट किया जाता है। बायोफ्यूल जो है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। अगर सॉलिड आपको बायोफ्यूल जनरेट कर रहे हैं तो आप मैन्योर से, इसके अलावा जो ड्राइड प्लांट मटेरियल है, वुड है, उससे जनरेट करेंगे। लिक्विड के लिए बायो एथेनॉल एंड बायोडीजल हम प्रोड्यूस करते हैं और गैसेस के लिए बायोगैस को हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे बायोफ्यूल हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने एक और यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है और G20 ने लॉन्च किया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। बेसिकली ये कॉरिडोर क्या करेगा? भारत को कनेक्ट करेगा यूरोप कॉन्टिनेंट के और मिडिल ईस्ट के डिफरेंट नेशंस के साथ, जिससे हम अपने ट्रेड को और आसान कर सकेंगे। पहले हम इसको मैप में समझते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, क्योंकि मैप में जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ये कॉरिडोर बनने के बाद दिखेगा कैसे। और यहाँ पर ना आपको एक बात बताओ, अमेरिका बड़ा आगे बढ़ के इंटरेस्ट ले रहा है, जबकि अमेरिका का कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसा नहीं कि भारत अमेरिका से कनेक्ट हो रहा है, नहीं, अमेरिका तो यहाँ कहीं आपको देखने को मिलेगा। और अमेरिका और आपका यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में, अमेरिका और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच में यहाँ पे तो अटलांटिक ओशियन है। तो अमेरिका क्यों इतना आगे आगे हो रहा है? क्यों कह रहा है? इसने बिल्कुल अपना पोस्ट डाला है कि 60 डेज का समय है, 60 डेज के अंदर ये जो सारी मेंबर कंट्री है जो कि इसका हिस्सा है वो आपस में बायलैटरल टॉक करें, कौन कितना इन्वेस्टमेंट करेगा ये बताएं। इसके अलावा कौन रेलवे कनेक्टिविटी पे ध्यान देगा, कौन रोड कनेक्टिविटी पे ध्यान देगा, कैसे इसका प्रोजेक्ट का पूरा रोड मैप होगा, ब्लूप्रिंट होगा, 60 डेज के अंदर बताओ। तो भाई आगे क्यों हो रहा है अमेरिका? उसका क्या लेना देना कि अमेरिका से कनेक्ट हो जाएगा भारत? नहीं, अमेरिका के आगे होने का रीजन ये है कि अमेरिका चाहता है कि ये जो चाइना का जो BRI है, मतलब आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो वो जो इनिशिएटिव है BRI वो यूरोपियन नेशंस के साथ कनेक्ट होता है। एक तरीके से ट्रेड पे मोनोपोली ना हो चाइना की, और चाइना की बढ़ती हुई पावर को वो कंट्रोल कर सके, कम कर सके, इसलिए अमेरिका जो है इसका साथ दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि भारत जो है वो ईरान की तरफ ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, ईरान से वो थोड़ा सा दूर रहे, और इसलिए भी यहाँ पे जो कॉरिडोर बनाया जाएगा इसमें ईरान का कोई लेना देना नहीं है। तो एक रीज़न ये भी है कि अमेरिका भारत का साथ दे रहा है। ठीक है, पहले हम इस कॉरिडोर के बारे में समझेंगे। तो ये जो कॉरिडोर दिख रहा है आप देख सकते हैं कि भारत से कनेक्ट करेगा इस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन नेशन के साथ ये पूरा कॉरिडोर तैयार होगा। इसी का नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये किस लिए तैयार किया गया है? चाइना का जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसे काउंटर करने के लिए बेसिकली इसे तैयार किया जा रहा है। हालांकि इनका जो ये इनिशिएटिव है ये ऑलरेडी एकदम कह सकते हैं कि बर्बाद हो चुका है, अभी इस पर कोई काम नहीं चल रहा है। चाइना भी इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। चाइना के ऊपर खुद ही इतना कर्जा आ गया है कि अब पूरी तरीके से ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। इसलिए रिसेंटली इटली की प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे स्ट्रांगली ये बात रखी है कि मैं बहुत जल्दी BRI एग्रीमेंट से बाहर हो जाऊंगी, एग्जिट करूंगी। उसको भी अभी हम देख लेते हैं। तो आप इस कॉरिडोर को देखेंगे तो ये पूरा कॉरिडोर 2 पार्ट में है, एक ईस्टर्न कॉरिडोर और एक नदर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर जो है वो इंडिया को अरेबियन गल्फ के साथ कनेक्ट करता है। ये वाला जो कॉरिडोर है ना, ये वाला जो कॉरिडोर है बेसिकली ये कौन सा है? ईस्ट कॉरिडोर है। तो ईस्ट कॉरिडोर में पहले भारत से यहाँ तक, भारत से आपका गल्फ तक, अरेबियन गल्फ तक कैसे जाएंगे? शिप के जरिए जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये मेडिटेरियन सी तक, भूमध्य सागर तक बेसिकली क्या किया जा रहा है? तो यहाँ से आपकी रेल लाइन बनाई जाएगी। रेल लाइन के बाद यहाँ से वापस से शिप के जरिए यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। क्लियर? तो इस तरीके से शिप और रेलवे रूट और फिर आपका क्या हो जाएगा? रोड मैप, इनके जरिए ही पूरा कनेक्शन होगा। तो ईस्ट कॉरिडोर और नदर्न कॉरिडोर कनेक्ट करेगा यूरोप के साथ और ईस्टर्न कॉरिडोर कनेक्ट करेगा इंडिया को अरेबियन गल्फ के साथ। आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है? चलो, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि हम लॉन्च करेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर में आपको इंडिया के अलावा UAE, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और USA देखने को मिलेगा। बेसिकली
यहाँ पर ये जो पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, इसका मकसद ये है कि ट्रेड को बूस्ट करना है। ट्रेड को क्या करना है? बूस्ट करना है। ट्रेड को बूस्ट करने के अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। डिजिटल कनेक्टिविटी को क्या करना है? बढ़ावा देना है, इंक्रीज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई भी एनर्जी रिसोर्स है, मान लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस तैयार हो गया है, पूरे ग्रिड वगैरह लग गए और सोलर एनर्जी जनरेट हो रही है। अब उस जनरेट की गई सोलर एनर्जी को हमें यूरोप कॉन्टिनेंट के किसी कंट्री में भेजना है, तो यहाँ के जरिए यहाँ पे पाइपलाइन बिछा के, पाइपलाइन का पूरा जाल बिछा के हम क्या कर सकते हैं? अपने एनर्जी रिसोर्सेज को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा किसका? एनर्जी रिसोर्सेज का। एनर्जी रिसोर्सेज का भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। क्लियर? तो इसलिए ये पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। ये पूरा कॉरिडोर जो है 2 पार्ट में है। पहला है ईस्टर्न कॉरिडोर जो कि कनेक्ट करता है इंडिया को गल्फ रीजन से, वही नदर्न कॉरिडोर जो है वो गल्फ रीजन को कनेक्ट करता है यूरोप से। ये पूरा नेटवर्क रेल और शिप का नेटवर्क है जो कि एक ट्रांसपोर्ट रूट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। आइए कुछ और बातें करेंगे। In the coming time, it will be major medium of economic integration between India, West Asia and the Europe. तो इंडिया को वेस्ट एशिया और यूरोप के साथ ही कनेक्ट करेगा बेसिकली। ये पूरा जो कॉरिडोर तैयार किया जाएगा ये अंडर द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत तैयार किया जाएगा। तो अगर पूछ लिया जाए कि आपका ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो किसका पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, जिसको लॉन्च किया गया था BRI को काउंटर करने के लिए। ये जो PGII प्रोजेक्ट है इसको बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव की तरह लॉन्च किया गया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के। क्लियर है? अब खास बात ये क्या है कि G7 कंट्री, सारी की सारी G7 कंट्री जो है वो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं और इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी बातें कर रही हैं। G7 कंट्री में केवल और केवल एकमात्र कंट्री है इटली जो कि BRI का मेंबर है। बाकी कोई भी G7 कंट्री जो है वो BRI का मेंबर नहीं है और BRI की कड़े शब्दों में निंदा करता है, अपोज करता है। तो इसलिए G7 कंट्रीज भी चाहती हैं कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार हो, इसलिए इन्होंने बोला है कि एक मिडिल इनकम नेशन जो है वहां तक भी डेवलपमेंट का काम पहुंचना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे फाइनेंशियल मदद भी करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी मदद की जाएगी G7 कंट्रीज के द्वारा। दिस कॉरिडोर विल कनेक्ट यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड एशिया थ्रू द रेलवे लाइन एंड द सी लिंक। क्लियर? The proposed corridor will comprises 2 separate corridor, ईस्टर्न कॉरिडोर एंड नदर्न कॉरिडोर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया है। ठीक है, इतनी चीज़ें। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी आएगी, ट्रेड फैसिलिटी भी इन्हांस होगी। डन। नेक्स्ट बात करते हैं, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के बाद भी नहीं, लॉन्च होने के साथ ही चाइना के साथ एक मेजर प्रॉब्लम या चैलेंज खड़ा हो गया है। क्या है वो चैलेंज? आइए हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात, इटली प्लानिंग टू एग्जिट BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, G7 मेंबर्स में आपको कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA देखने को मिलते हैं। इन G7 कंट्रीज में से केवल और केवल एकमात्र ऐसी कंट्री है इटली जो कि BRI का मेंबर है और इसने BRI एग्रीमेंट को 2019 में साइन किया था। कब किया था? 2019 में साइन किया था। लेकिन अब उनकी प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का रिसेंटली कहना है कि यार ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब जो BRI हमने साइन किया था एग्रीमेंट, उसके अनुसार काम हो नहीं रहा। चाइना उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, तो हम यहाँ से BRI से क्या होना चाहते हैं? एग्जिट होना चाहते हैं। ये बात उन्होंने कही है। किससे कही है? जो चाइनीज़ प्रीमियर ली क्विंग आए हुए थे उन्होंने मतलब मेलोनी ने इनसे एग्जिट होने की बात बेसिकली यहाँ पे कही है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। आप देख सकते हैं ये है चाइना, और चाइना भी यहाँ से कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। कहाँ पर? यूरोपियन कॉन्टिनेंट की तरफ। तो यहाँ पे इसने 2 रूट यहाँ पे बना है। एक है ये रोड, ये आपका रोड का रूट है, इसको बेसिकली सिल्क रूट भी कहा जाता है। ये कौन सा रूट है? आपका ये सिल्क रूट भी इसे कहा जाता है, पहला रूट। और दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा जो रूट है वो पानी से है। कहाँ से? समुद्र से है ये ना। तो इसका नाम जो आपका सी रूट है इसको बोला जाता है मैरीटाइम सिल्क रूट। इसको क्या बोला जाता है? मैरीटाइम सिल्क रूट। तो ये पूरा जो रूट तैयार कर रहा है चाइना, इसी का नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेसिकली ये भी यूरोप कॉन्टिनेंट के कंट्रीज के साथ कनेक्ट होकर उनके साथ ट्रेड करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है बेसिकली इसको 2013 में अनाउंस किया गया था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत
नेटवर्क बनाना था, रोड्स का, रेलवेज का, मैरीटाइम पोर्ट्स का, पावर ग्रिड, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयार करनी थी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है बेसिकली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कि कई सारे कॉन्टिनेंट्स मतलब कई सारी कंट्रीज से गुजरता है और उनको आपस में कनेक्ट करता है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट की? एशिया, अफ्रीका और यूरोप। ऐसा चाइना का कहना है, सही क्या है कोई नहीं जानता, ऐसा चाइना का कहना है कि 150 कंट्रीज में चाइना का BRI फैला हुआ है, ऐसा चाइना का क्लेम है। ठीक, इतनी चीज़ें। अब ये प्रोजेक्ट जो है BRI ये 2 पार्ट्स में है। पहला जो पार्ट है वो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है जो कि आपका सिल्क रूट है और ये रोड के जरिए, ज़मीन के जरिए बेसिकली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, चाइना के साथ कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप को। वहीं यहाँ पे जो मैरीटाइम सिल्क रूट है वो एक सी बेस्ड रूट है जो कि कनेक्ट करेगा किसको? मेडिटेरियन सी, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया को। ठीक है, तो आप लोग ने दोनों कॉरिडोर यहाँ पे समझ लिए कि BRI क्या है और इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, दोनों में क्या अंतर है, वो चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे भारत, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बारे में हमने पहले भी बताया था लेकिन एक और जानकारी मुझे यहाँ पे सामने आई तो मैंने इस न्यूज़ को वापस से कवर करने का डिसाइड किया। तो भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये बात तो सही है। पोर्टल लॉन्च एट द G20 एग्जीबिशन, तो G20 एग्जीबिशन में भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसने लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बेसिकली इसे लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस पूरे पोर्टल में भारत का 7000 ईयर्स की हिस्ट्री, भारत के 7000 साल के इतिहास को दिखाया जाएगा, किस तरीके से भारत में डेवलपमेंट हुए हैं इन द सेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से 2019 तक क्या प्रोग्रेस हुई है, डेमोक्रेसी में क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं इस पोर्टल में। ये जो पोर्टल है इसमें आपको 16 लैंग्वेज, 16 भाषाएं मिलेंगी जिसमें ये सारी बातें इंक्लूड है, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक, पोर्चुगल, इटालियन, टर्किश, रशियन, इंग्लिश और हिंदी। क्लियर। अब खास बात यह है कि जो पूरा पोर्टल है ये आपको 5 सेक्शंस एंड 22 सब सेक्शंस में डिवाइड मिलेगा। तो अगर पूछ लिया जाए कि भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है तो आप बोलेंगे 5 यहाँ पे सेक्शन और 22 सब सेक्शन में डिवाइडेड है। 5 सेक्शन कौन कौन से? तो पहला जो सेक्शन है वो कवर करता है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के समय भारत की डेमोक्रेसी क्या थी, भारत में कैसी व्यवस्था चलती थी, कानून कैसे थे, किस तरीके से गांव या कुल रन हुआ करते थे, वो सारी बातें इसमें होगी। मतलब 6000 से लेके 2000 BC तक का जो इतिहास है वो पहले सेक्शन में है। सेकेंड नंबर पे है महाजनपद, 16 महाजनपद और गणतंत्र कैसा काम करते थे, वो 7 से लेके 8 BC तक की ये बातें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। थर्ड नंबर पे आपको मिलेगा विजयनगर एम्पायर, 14 से लेके 16 सेंचुरी के बीच की कहानी आपको मिलेगी। 4th नंबर पे मुगल एरा में भी स्पेशली कौन का? अकबर की कहानी आपको यहाँ पे मिल जाएगी 1605 तक। ठीक है, और उसके बाद 5वें नंबर का जो पार्ट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कैसे फ्रेम हुआ, 1952 के इलेक्शंस कैसे हुए ऑनवर्ड्स, तो ये पूरी कहानी आपको 5वें पार्ट में मिल जाएगी। तो इस तरीके से इस पूरे पोर्टल को डिजाइन किया है, 16 लैंग्वेज में अवेलेबल है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लॉन्च किया है। डन। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर किसकी है? ये है ब्रिटेन के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है ऋषि सुनक। ठीक है, और ये उनकी वाइफ है जिनका नाम क्या है? अक्षरा मूर्ति है। ठीक है, ये दोनों कहाँ गए थे? अक्षरधाम टेम्पल गए थे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये क्या न्यूज़ बता रहे हो, इसमें क्या खास है? खास ये नहीं है कि ये लोग अक्षरधाम टेम्पल गए थे, खास ये है कि अक्षरधाम टेम्पल कहाँ है, कब बना, किसने इनॉग्रेट किया, किस नदी के किनारे है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम उसको वही डिस्कस करने वाले हैं। तो अक्षरधाम टेम्पल यूके प्राइम मिनिस्टर विजिट, तो यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने रिसेंटली अक्षरधाम टेम्पल अपनी वाइफ के साथ विजिट किया। अक्षरधाम टेम्पल को ऑफिशियली स्वामी नारायण टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हिंदू गॉड स्वामी नारायण प्रेजेंट है। अक्षरधाम टेम्पल आपको यमुना रिवर के किनारे सिचुएटेड मिलेगा, यमुना रिवर के किनारे आपको देखने को मिलेगा और इसे 6 नवंबर 2005 में इसे इनॉग्रेट किया गया था और इसका इनॉग्रेशन हमारे कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया है। डन। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए काफ़ी सारी कंप्लेंट आ रही थी
जब हम कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, कोई बड़ी कंपनीज या कंट्रीज आपस में ट्रेडिंग करती हैं, तो कई बार कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और ये पूरे डिस्प्यूट्स कहाँ जाते हैं? WTO का एक अपना सेपरेट कोर्ट है, वहाँ पर सारे मामले जाते हैं और उनकी सुनवाई होती है और WTO उसके बाद फैसला लेता है, ठीक है ना। अब जैसे कि अमेरिका कई बार क्लेम करता है कि भारत ने हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं, जिसके कारण बहुत सारे प्रोडक्ट अमेरिका के भारत में नहीं आ पाते। तो ये सारे के सारे मामले की सुनवाई कौन करेगा? WTO करेगा, और फिर दोनों के बीच में बायलैटरल टॉक होगी और उसके बाद कंक्लूजन निकलता है। ये तो तब निकलता जब ये वर्किंग कर रहा होता है का क्या मतलब है? देखो, कहानी ऐसी है कि 2017 की बात है। 2017 में अमेरिका एलिगेशन लगाता है WTO पे कि WTO का जो कोर्ट है, एप्लीट कोर्ट, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। इस पे पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ये लोग सही तरीके से अपनी वर्डिक्ट नहीं दे रहे। इसलिए 2019 के इलेक्शन में USA ने अपना मुद्दा उठाया और कहा कि नहीं, एप्लीट कोर्ट का कोई भी जज या कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो 2019 से ये जो कोर्ट है वो वर्क नहीं कर रहा। लेकिन अब ज़रूरत महसूस हो रही है कि नहीं यार, इसके लिए तो हमें सही तरीके से काम करना चाहिए। अमेरिका से बात की, उसको समझाया यार तुम क्या कर रहे हो, हमारे कई सारे इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं जिन पे हमें इस तरीके के कोर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे WTO ने अश्योर किया है कि वो 2024 तक प्रॉपर फंक्शनिंग करना शुरू हो जाएगा। सो WTO हैव अ फुली फंक्शनल डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम बाय 2024। WTO ने कहा है कि 2024 तक वो पूरी तरीके से जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है उससे अपना काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। G20 लीडरशिप समिट में ये बात डिक्लेयर की गई है। क्लियर? देयर आर टू मेन वे, यहाँ पे दो तरीके हैं जिससे WTO का जो भी है सेटलमेंट वो होता है। पहला तरीका ये है कि म्यूचुअली एग्रीड सोल्यूशन। दो कंट्रीज हैं जिनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, दोनों कंट्रीज आपस में, बाहर होता है ना कोर्ट के बाहर सुलझा लो, तो वैसा अगर कोर्ट के बाहर आपस में बात करके कोई मैटर सुलझाना है तो सुलझा लो। तो पहला तरीका ये है कि द कंट्री फाइंड्स अ म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फेज ऑफ बायलैटरल कंसल्टेशन। एंड सेकेंड ये होता है कि जब दोनों पार्टीज एग्री ही नहीं हो रही, जब दोनों पार्टी एग्री नहीं होती, तो पूरा मामला जो है वो कहाँ पे चैलेंज किया जाता है? तो यहाँ पे WTO के जो पैनल है, रूलिंग पैनल, उसके पास ये पूरा मामला जाता है, जिसको हम एपेलेट बॉडी के नाम से जानते हैं। ये दोनों देशों की बातों को सुनता है और अपने हिसाब से फिर डिसीजन देता है। अगर किसी कंट्री को डिसीजन पसंद ना आए तो वो ऑब्जेक्शन यहाँ पे उठा सकता है और चैलेंज कर सकता है बॉडी को। The dispute settlement mechanism of the WTO has been derailed due to the non-functional appellate body since December 2019। 2019 से इसकी जो बॉडी है वो काम नहीं कर रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो एपेलेट बॉडी होती है WTO की, वो हाईएस्ट कोर्ट होती है जो सारे के सारे डिसीजंस को देती है। लेकिन 2017 की तो कहानी मैंने आपको बताई दी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सॉरी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो फाइनल समिट हुई G20 की, उसकी थीम थी वन फ्यूचर। क्या थी? वन फ्यूचर। जिसके हेड कौन थे? ऑब्वियसली बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी थे। और इसी मीटिंग में, इस फाइनल सेशन में ही दिल्ली डिक्लेरेशन को सामने लाया गया। Prime Minister Modi to chair a session on the theme One Future in G20 Summit। तो G20 Summit का जो फाइनल सेशन हुआ, वन फ्यूचर उसकी थीम थी, जिसको लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। और इसमें ही दिल्ली डिक्लेरेशन को एडॉप्ट किया गया और एक मेजर विक्ट्री है ये भारत की कि सभी कंट्रीज ने सहमति के साथ इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट किया है। यहाँ पर कई सारे मुद्दों पे डिस्कशन था, जैसे कि यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ग्रीन डेवलपमेंट, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स, ये सारे मुद्दे थे। इसके अलावा हेल्थ के अलावा जेंडर इक्वलिटी, मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा, टेररिज्म का मुद्दा, FATF के ऊपर डिस्कशन, किस तरीके से हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, उन सारे एरियाज पे डिस्कशन हुआ। मैं आपको बता दूं, जैसे ही जो बाइडेन अमेरिका से पहुंचे थे भारत, तो उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद ये उनकी पहली भारत की यात्रा थी, फर्स्ट विजिट थी जो बाइडेन की। क्योंकि 2020 में अमेरिकन राष्ट्रपति भारत आए थे और वो थे ट्रंप। लेकिन उसके बाद 2020 के बाद राजनीति बदल गई अमेरिका में और फिर नए प्रेसिडेंट जो बने थे वो जो बाइडेन थे। तो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली यात्रा थी और G20 समिट के पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में बायलैटरल टॉक का मतलब दो कंट्रीज आपस में बात कर रही हैं।
तो बायलैटरल टॉक भी हुई थी और उस टॉक में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया था अबाउट द यूएनएससी, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पे अमेरिका ने कहा है कि हम भारत का सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली भारत ने मुद्दा उठाया था कि यार ये यूएनएससी में जब से फॉर्म हुआ है तब से 5 ही केवल यहाँ पे परमानेंट मेंबर है, केवल 5 ही यूएनएससी में परमानेंट मेंबर है। अब इसका भी एक्सपांशन होना चाहिए क्योंकि जियोपॉलिटिक्स अब चेंज हो चुकी है, अब पहले जैसी कहानी नहीं है, क्योंकि यूएनएससी के जो मेंबर होता है उसके पास स्पेशल वीटो पावर होती है। इसलिए भारत ने मुद्दा उठाया कि अब इसमें एक्सपांशन होना चाहिए। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं आपकी परमानेंट मेंबरशिप के लिए, हम सपोर्ट करते हैं आपकी परमानेंट मेंबरशिप के लिए। ये बात भी यहाँ पे सामने आई है। ठीक है, इतनी चीज़ें। आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अपकमिंग जो G20 की मीटिंग होंगी, तो अपकमिंग जो G20 की मीटिंग होंगी वो ब्राज़ील 2024 में, 2024 में ब्राज़ील में होगी, साउथ अफ्रीका में 2025 में और यूएसए में जो है वो 2026 में यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। किसकी? G20 की। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट करते हुए ये भी कहा कि जो कई सारी जो छोटी छोटी मीटिंग्स हुई थी, जो सिग्निफिकेंस था एंगेजमेंट ग्रुप का, वो भी यहाँ पे काबिल तारीफ है। अब ये एंगेजमेंट ग्रुप क्या है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ग्रुप हैं, 12-15 ग्रुप हैं। मैं आपको कुछ छोटे छोटे ग्रुप बता देती हूँ, आपको पता तो होगा कि एंगेजमेंट ग्रुप आखिरकार होते क्या है। जैसे जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि B20 मीटिंग हुई, G20 मीटिंग, B20 मीटिंग, स्टार्टअप 20, यूथ 20, Y20 मीटिंग। तो बेसिकली ये सारे के सारे क्या हैं? आपके एंगेजमेंट ग्रुप है। जैसे कि पहला ग्रुप है B20 मतलब बिजनेस 20, जिसका वेन्यू था न्यू दिल्ली, जिसकी थीम मैंने आपको पहले भी डिस्कस की थी, रेज रिस्पॉन्सिबल, एक्सीलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल, इक्विटेबल एंड बिजनेसमैन। ठीक है, इसका फॉर्मेशन B20 का फॉर्मेशन जो है वो 2010 में हुआ था। और किसने किया था? CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा इसको फॉर्मेशन किया गया था। फिर आता है सिविल 20। सिविल 20 की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी सिविल 20 की मीटिंग? जयपुर में हुई थी, जिसकी थीम थी यू आर द लाइट। इसका फॉर्मेशन जो है वो 2013 में हुआ था। बेसिकली G20 के जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आता है लेबर 20 की जो मीटिंग थी वो पटना में हुई थी, जिसकी थीम थी यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी एंड वीमेन एंड फ्यूचर ऑफ वर्क। पहला समिट इसका जो है वो 2011 में फ्रांस की प्रेसिडेंसी के समय हुआ था। ठीक है, कुछ और एंगेजमेंट ग्रुप है जैसे कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट मतलब साई 20, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। गोवा में ये मीटिंग हुई थी। थीम थी वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड एज वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन नेशन, वन फ्यूचर। इसका फॉर्मेशन 2022 में ही हुआ था जब इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी थी G20 की। नेक्स्ट है स्टार्टअप 20, जिसकी मीटिंग गुरुग्राम में हुई थी, इंक्लूजन एंड सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर थीम थी। G20 मतलब इसी साल भारत की प्रेसिडेंसी में इसी साल स्टार्टअप 20 की शुरुआत हुई है। तो इस एंगेजमेंट ग्रुप का नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका फॉर्मेशन इसी साल हुआ है। कौन सा? स्टार्टअप 20, जिसकी मीटिंग गुरुग्राम में हो रही है। फिर आता है थिंक 20। तो थिंक 20 की मीटिंग भोपाल MP में हुई थी, इंक्लूसिव ग्रोथ इसकी थीम थी। इसका फॉर्मेशन 2012 में हुआ था जब प्रेसिडेंसी मैक्सिको के पास थी। तो इस तरीके के कई सारे G20 के अपने एंगेजमेंट ग्रुप हैं जिनकी अलग अलग मीटिंग्स होती हैं, उनके भी अपने डिसीजंस आते हैं। तो हमने उनके सिग्निफिकेंस के बारे में भी आपको डिस्कस कर लिया। अंत में आप फोटो देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने G20 की प्रेसिडेंसी हैंड ओवर कर दी है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट के पास। ओके चलिए, अब यहाँ पर न्यू दिल्ली में एक और मीटिंग होती है, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड इनिशिएटिव की मीटिंग। एक दिन की कॉन्फ्रेंस होती है नई दिल्ली में, बेसिकली वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड पे ऊपर। द आइडिया ऑफ वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, ये इनिशिएटिव को कब लिया गया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब पहली असेंबली की मीटिंग हो रही थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अक्टूबर 2018 में, तब यहाँ पे वन सन वन ग्रिड और वन वर्ल्ड का इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इसका मकसद ये है कि एनर्जी सप्लाई अक्रॉस द बॉर्डर, इसकी कनेक्टिविटी बताना। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब सारा वर्ल्ड एक ही है, हर कहीं आप सोलर पैनल लगा के सोलर एनर्जी को जनरेट करो और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करो। बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली सोलर एनर्जी में हमारा पोटेंशियल क्या है, कितना एनर्जी हम रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं और फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम करते हुए क्लाइमेट चेंज से कैसे हम लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी भी मीटिंग कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, अब इसके अलावा थोड़ी सी बातें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी कर लेते हैं हम। द प्रोजेक्ट इज बीइंग सुपर हेडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो
प्रोजेक्ट है उसको कौन देख रहा है, वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन सन जो प्रोजेक्ट है उसको कौन देख रहा है, इंडिया उसका हेड है। इसके अलावा यूके के साथ इसने पार्टनरशिप की है और पार्टनरशिप हुई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है। द ग्रिड इज एक्सपेक्टेड टू सेट अप ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर, कई आने वाले कुछ सालों में बेसिकली ये पूरा ग्रिड तैयार हो जाएगा जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन 2015 में हुआ था, 2015 में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने बेसिकली यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस फ्रांस में, वहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया था और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यहाँ पे जारी किया था, ठीक है। आवाज़ समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी मेरे गले में काफ़ी दर्द है, तो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत मुझे भी हो रहा है, ओके, तो आप समझ लेना। चलिए अगली बात करते हैं इस पेंटिंग के बारे में। यहाँ पर जितने भी G20 डेलीगेट्स आए हुए थे उन सब के जो जीवन साथी हैं उन सबको ये पेंटिंग गिफ्ट करी गई है, ठीक है। आइए हम इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका नाम है चेरियाल स्क्रोल पेंटिंग। चेरियाल स्क्रोल पेंटिंग इसका नाम है। बेसिकली G20 समिट में जो भी गैदरिंग हुई थी और हेड ऑफ स्टेट के जो भी स्पाउसेस थे उनको बेसिकली ये पेंटिंग रिप्रेजेंट की गई है। ये बेसिकली नक्काशी आर्ट का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। इसमें बेसिकली अलग अलग, जैसे कि हम रामायण, महाभारत, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, कितनी सारी हम कहानियाँ सुनते हैं ना, कहानियाँ आप लोगों से सुनी भी होगी, तो उस कहानियों को बेसिकली पिक्चर के फॉर्म में यहाँ पर तैयार किया जाता है इस तरीके की पेंटिंग में। इस पेंटिंग, ये जो यूनिक आर्ट पेंटिंग है ये स्टेट ऑफ तेलंगाना से है। कहाँ से? स्टेट ऑफ तेलंगाना से बेसिकली ये आर्ट पेंटिंग बिलोंग करती है। इसको मोस्टली हैदराबाद में बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक कम्युनिटी है जो अलग अलग जगहों पे कहानी सुनाती है, गीत गाथाएं सुनाती है, स्टोरी टेलिंग का काम करती है, जिन्हें हम काकी पादगोलू कहते हैं। काकी पादगोलू जिन्हें कहते हैं, उनके द्वारा इस पेंटिंग पे काम किया जाता है और ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? तेलंगाना स्टेट से। क्लियर? तो ये कुछ बातें थी अबाउट द G20। अब कुछ और बातें हम करते हैं अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड। सबसे पहले बात करेंगे US ओपन। US ओपन कंप्लीट हो गया है और नोवाक जोकोविच ने US ओपन का टाइटल जीता है। ये इनका पहला दूसरा टाइटल नहीं है, ये इनका 24 नंबर का 24वें नंबर का टाइटल है। तो नोवाक जोकोविच कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर्बिया के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने 24 नंबर का ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया है US ओपन। और इन्होंने डिफीट किसे किया? इन्होंने रशियन प्लेयर डैनियल मेडवेडेव को यहाँ पर डिफीट करने का काम किया है। क्लियर इतनी चीज़ें? तो 24वें नंबर का टाइटल है नोवाक जोकोविच का, ग्रैंड स्लैम USA ओपन। और इन्होंने, ये कहाँ से है? सर्बिया के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। अगर हम वीमेंस कैटेगरी में बात करते हैं तो US ओपन जीता है अमेरिकन कोको गॉफ ने। ये है अमेरिकन टेनिस प्लेयर जिनका नाम है कोको गॉफ और केवल 19 ईयर्स की हैं ये। तो यहाँ पर कोको गॉफ ने US ओपन वीमेन सिंगल का टाइटल यहाँ पे जीता है। अमेरिकन प्लेयर है ये और इन्होंने फाइनल में बेलारूस की अरियाना सबलेंका को हराया है या डिफीट किया है। अगर बात करें तो लास्ट टाइम ये ग्रैंड स्लैम के फाइनल में 2022 में पहुंची थी और वहां पर ये हार गई थी किससे? ईगा स्वितेक से, फ्रेंच ओपन में। US ओपन की शुरुआत 1881 में हुई थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डबल के बारे में। जनरली डबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी कम बनते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नाम आ जाता है जो हमारे लिए ज़रूरी है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप बात करेंगे, ये है अमेरिकन राजीव राम। अमेरिकन ज़रूर है बट उनका नाम क्या है? राजीव राम है। ये है राजीव राम जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं अमेरिका के। और ये है ब्रिटेन के जोए सेलिसबरी और अमेरिका के राजीव राम ने डबल यहाँ पे ओपन एरा रिकॉर्ड थर्ड टाइम US ओपन डबल का टाइटल जीता है। तीसरी बार US ओपन मेंस डबल का टाइटल इन दोनों की टीम ने जीता और इन्होंने डिफीट किसको किया है? डिफीट किया है इंडिया के रोहन बोपन्ना को और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू इब्डेन को। क्लियर हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो ना, रोहन बोपन्ना का नाम आ रहा है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेंस डबल का टाइटल US ओपन में किसने जीता है? तो अमेरिका के राजीव राम और ब्रिटेन के जोए सेलिसबरी ने जीता है। किसे डिफीट किया है? इंडिया के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू इब्डेन को यहाँ पर डिफीट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में। वो प्राइम मिनिस्टर तो हमारे लिए उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है बट वो जिस कंट्री से है उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए क्योंकि जो भी न्यूज़, मतलब जो भी कंट्रीज़ वगैरह न्यूज़ में होती हैं उनकी कैपिटल, उनकी लोकेशन जनरली एग्जाम में बन जाती है।
ओके, सो पार्लियामेंट ऑफ बनातू इलेक्ट साटो किलमान एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो साटो किलमान को बानुआतू का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लोकेशन देखेंगे, पैसिफिक ओशियन में आपको एक कंट्री दिखेगी, छोटा सा आइलैंड का नेशन है बेसिकली ये, जिसकी कैपिटल पोर्ट बिला आपको देखने को मिलेगी। कैपिटल क्या है? पोर्ट बिला यहाँ पे आपको कैपिटल देखने को मिल जाएगी, जो कि आइलैंड ऑफ इफ्टेट में लोकेटेड है। यहाँ पे जो करेंसी चलती है, यहाँ पे जो करेंसी उसका नाम है बातू। करेंसी का नाम क्या है? यहाँ पे बातू करेंसी चलती है और ऑफिशियल लैंग्वेज है विस्लामा। मैक्सिमम पॉपुलेशन, लगभग 70% पॉपुलेशन यही लैंग्वेज बोलती है। इसके अलावा इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज भी यहाँ पे चलती हैं। ठीक है, तो 83 आइलैंड्स का बेसिकली एक ग्रुप नेशन है जिसका नाम है बनातू। ओके, ये कंट्री है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट, हम बात कर रहे हैं शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। तो हमेशा देखो, ये जो प्राइज है ना, साइंस एंड टेक के फील्ड में बेसिकली दिया जाता है और हर साल दिया जाने वाला अवार्ड है, लेकिन इस बार ये 2 साल बाद अनाउंस हुआ है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 साइंटिस्ट को सिलेक्ट किया गया है फॉर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2022। 2022 के शांति स्वरूप भटनागर प्राइज के लिए 12 साइंटिस्ट को दिया गया है 2 साल के बाद। आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years इन अवार्ड की अनाउंसमेंट की गई है और 7 डिफरेंट कैटेगरीज में 12 साइंटिस्ट को ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाएगा। जनरली अवार्ड की अनाउंसमेंट जो है वो 26 सितंबर में होती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अनाउंसमेंट भी जल्दी हो गई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च डॉक्टर एन कलाइसेल्वी, इन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे 12 साइंटिस्ट के नाम अनाउंस किए हैं जिनको शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया जाएगा 7 अलग अलग कैटेगरी में। वो 7 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? तो फिजिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री और अर्थ साइंस में बेसिकली ये प्राइज दिया जाता है। इस प्राइज का जो नाम है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, ये प्राइज बेसिकली फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ CSIR के जो पहले डायरेक्टर थे शांति स्वरूप भटनागर, उनके नाम पर ही इस अवार्ड का नाम भी रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जब लॉन्च किया गया, अनाउंसमेंट की गई 12 साइंटिस्ट के बारे में, और उसी समय यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी संभालते हैं जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम की शुरुआत भी की। इसी ओकेजन पे 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस कैंपेन का जो थीम है वो क्या है? 1 month 1 थीम कैंपेन टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स यूनिट। यहाँ पर इसी मौके पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2 बुक भी लॉन्च की हैं। वो बुक कौन सी है? कलेक्शन ऑफ 80 आर्टिकल ऑफ विज्ञान प्रगति पत्रिका एंड CSIR at 80 अ फोटो जर्नी। इस ओकेशन पे इन दोनों बुक्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। क्लियर? अब यहाँ पे आप चाहो तो नाम याद रख सकते हो, पर मैं तो आपको सजेस्ट कहूँगी कि नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 12 अलग अलग साइंटिस्ट के नाम आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, ये जो अवार्ड है ऐसे यंग साइंटिस्ट को दिया जाता है जिनकी एज 45 ईयर्स से कम होती है। 45 साल से कम उम्र के साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपए प्राइज मनी भी होती है। जनरली इन अवार्ड्स का जो अनाउंसमेंट होता है वो CSIR के फाउंडेशन डे 26 सितंबर को होता है, लेकिन इस बार अनाउंसमेंट थोड़ा जल्दी हो गई है। ओके, अंत में कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे जो डिफेंस से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, हम उनको देख लेते हैं। पहला बात है इंडियन नेवी की INS सुमेधा जो है वो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में पार्टिसिपेट करने पहुंच चुकी है इजिप्ट, क्योंकि ब्राइट स्टार एक्सरसाइज को होस्ट कौन कर रहा है? इजिप्ट कर रहा है। इजिप्ट की कैपिटल कायरो में एक्सरसाइज होनी है, तो INS सुमेधा जो है वो पोर्ट अलेक्जेंड्रिया पहुंच चुकी है इजिप्ट में पार्ट लेने के लिए एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में। Recently, 21st edition, phase 2 of the 21st edition of बरून एक्सरसाइज का कंक्लूड हुआ है। ये जो बरून एक्सरसाइज है वो इंडिया और फ्रेंच की नेवी के बीच में होती है। तो इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज कौन सी है? बरून एक्सरसाइज है, और इसका जो अभी 21st एडिशन का फेज नंबर 2 है, रिसेंटली कंडक्ट हुआ है, कंक्लूड हुआ है अरेबियन सी में। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेटेड इन द 19th हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग। तो 19th नंबर की हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग कहाँ हुई है? तो इस्तांबुल टर्की में हुई है, और इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड भी शामिल हुए हैं।
अंत में बात करेंगे कुछ MCQ के बारे में। पहला क्वेश्चन है, अंडर द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस द G20 मेंबर आर अर्ज टू टेक इनिशिएटिव ऑफ ब्लेंडिंग एथेनॉल इन पेट्रोल अप टू व्हाट % एट द ग्लोबल लेवल। तो आंसर हो जाएगा 20%। यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है, मतलब बताया है, प्रमोट करने के लिए बोला है, कितना करो, बाकी सब चॉइस पे छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं 21 नंबर का परमानेंट मेंबर कौन बन गया है। तो आंसर हो जाएगा अफ्रीकन यूनियन बन गया है। नेक्स्ट है, इंडिया की फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर कहां पर अनवील की गई है। आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड की कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है। तो न्यू दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुई है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस थी और उसको हेड कौन कर रहा था, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करती है, इस एक्सरसाइज को या इस मीटिंग को, कॉन्फ्रेंस को सुपर हेड कर रही थी। ठीक है, डन है। 1 सेकेंड, उल्टा चली गई ना। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव ₹1000 पेंशन फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एवरी मंथ। आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा एडिशन वरुण बायलैटरल एक्सरसाइज का रिसेंटली कंडक्ट हुआ है अरेबियन सी में। तो आंसर हो जाएगा 21st एडिशन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी शिप है पोर्ट एलेक्जेंड्रिया पहुंची है इजिप्ट में एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में पार्टिसिपेट करने। तो आंसर हो जाएगा INS सुमेधा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अरुण कुमार सिन्हा जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई है, वो किस ग्रुप के हेड थे। तो आंसर हो जाएगा SPG। ऑप्शन सी। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन है कि US ओपन रिसेंटली नोवाक जोकोविच ने जीता है, वो किस कंट्री के प्लेयर है। 4 ऑप्शन है, चारों में जो सही है वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। पहला क्वेश्चन ये। सेकेंड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर देखिएगा, भारत की टीम ने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता है। हमारी उस टीम में 3 मेंबर शामिल थे। ठीक है, तो वो कौन कौन से मेंबर हैं, इन 5 में से कौन से 2 या कौन से 3 या कौन सा एक व्यक्ति है, आपको ये बताना है जो कि हमारी टीम में शामिल था। डन है इतनी चीज़ें। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप ज़रा हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में करेंगे। एक्चुअली ऑलरेडी सेशन बहुत बड़ा हो गया, न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने आज के काफ़ी सारे न्यूज़ कल के लिए शिफ्ट किए, तो हम उनको कल डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।